हेलो एवरीवन, वेलकम टू 360 क्लासेस। आई एम नरेंद्र कुमार। पिछले क्लास में हमने क्लास 12 की ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस किया था और उसमें हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो आज हम लोग प्रवास के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्रवास है क्या। आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रवास क्या है। देखिए, जनसंख्या की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवासन कहते हैं। अब देखिए, प्रवास कब कहलाता है कि जब कोई पॉपुलेशन जो है, जब आप ए स्थान से, ठीक है, किसी बी स्थान तक चले गए, है ना। जैसे आप पहले यहाँ पर थे, ए स्थान पर थे, बी पर चले गए, तो ये क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा, जैसे हम प्रवासन भी कहेंगे। ठीक है। अब प्रवासन के कारण क्या होता है कि जनसंख्या के कहीं पर क्या होगी, जनसंख्या की वृद्धि होगी, तो कहीं पर जनसंख्या की कमी होगी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ए स्थान से लोग जो है गए हैं बी पे, तो बी में क्या होगा, जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी। और ए स्थान में क्या होगा, जनसंख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर घट जाएगी। ठीक है। तो प्रवास के कारण क्या होता है कि किसी स्थान की जनसंख्या बढ़ती है तो किसी स्थान की जनसंख्या जो है घटती है। ठीक है। और देखिए, जिस स्थान से, ठीक है, जिस स्थान से हम लोग जाते हैं, से ए स्थान से हम लोग गए प्रवास किए बी की ओर, तो ए हमारा क्या कहलाता है? उद्गम स्थान। ए को बोलते हैं हम लोग उद्गम स्थान। ठीक है। जिस स्थान से प्रवास किए हम लोग उसको बोलेंगे उद्गम स्थान। और जहाँ पर जाकर बस गए हैं, ठीक है, ए से निकले हम लोग कहाँ पर गए? बी पर गए, तो बी को क्या बोलेंगे? गंतव्य स्थान बोलेंगे। ठीक है। जहाँ से हम निकले हैं वो हमारा उद्गम स्थान हो गया और जहाँ पर पहुँचे हैं वो हमारा हो गया गंतव्य स्थान। जैसे हम लोग सपोज हमने 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 क्या किया, बहुत सारे मजदूर मान लो कि बिहार से वो प्रवास कर रहे हैं गुजरात की ओर, सपोज डैट, तो बिहार हमारा क्या हो जाएगा? उद्गम स्थान हो जाएगा और गुजरात हमारा क्या हो जाएगा? गंतव्य स्थान हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप प्रवास क्लियर होगा आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग पढ़ा था ना उद्गम स्थान तथा गंतव्य स्थान के बारे में। ठीक है। वही है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान कहलाता है। अब देखिए, जहाँ पर उद्गम होगा, जैसे हम लोग बिहार से मान लो कि पलायन हुआ, कहाँ प्रवास हुआ, कहाँ पर? गुजरात की ओर, तो बिहार की जनसंख्या क्या होगी? कमेगी ना, क्योंकि यहाँ से लोग जो है प्रवास हो गए, कर गए कहाँ पर? गुजरात की ओर। अब गुजरात की जनसंख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इस प्रवास के कारण जो है, प्रवास के कारण क्या होता है कि उद्गम स्थान की जनसंख्या घट जाती है और गंतव्य स्थान की जनसंख्या जो है वो बढ़ जाती है। ओके। आइए अब समझते हैं कि आप्रवास तथा उत्प्रवास क्या होता है। देखिए, हर कुछ का मीनिंग जो है उसके वर्ड में ही छिपा हुआ है। जैसे हमने यहाँ देखा ना, उद्गम का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। जहाँ से हम लोग ओरिजिन किए हैं तो हमारा उद्गम स्थान हो गया। गंतव्य, जहाँ पहुँचे हैं। हर कुछ का मतलब वर्ड में ही पता छिपा हुआ है। तो अगर आप वर्ड को अच्छे से समझ लेते तो आराम से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप्रवास तथा उत्प्रवास जो है, इसका भी सब कुछ मतलब इसके वर्ड में ही छिपा हुआ है। आप्रवास, ठीक है। आप्रवास में क्या होता है? देखिए कि जब, देखिए, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। ठीक है। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। ठीक है। जैसे आप इंडिया में हैं, आप इंडिया से अमेरिका गए, ठीक है, तो अमेरिका गए आप, ठीक है, तो अमेरिका के लिए आप क्या कहलाएंगे? ठीक है, इमाइग्रेशन कहलाएंगे, वहाँ पर आप अप्रवासी कहलाएंगे। ठीक है। अमेरिका के लोग कहें कि आप क्या हैं? अप्रवासी है। या अमेरिका से कोई लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या होंगे? अप्रवासी होंगे। ठीक है। और उत्प्रवासी क्या होते हैं? प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। अब जैसे आप इंडिया से अमेरिका गए, ठीक है, इंडिया से अमेरिका गए, तो इंडिया के लिए आप क्या होंगे? उत्प्रवासी होंगे। और अमेरिका के लिए क्या होंगे? अप्रवासी होंगे। मतलब एक व्यक्ति जो है एक समय में क्या होता है, किसी जगह के लिए अप्रवासी होता है तो किसी जगह के लिए उत्प्रवासी होता है। ठीक है। क्लियर होगा आप लोग को? फिर देख लीजिए, जब इंडिया सपोज दैट आपने क्या किया, इंडिया से प्रवास किया कहाँ की ओर? अमेरिका की ओर, तो इंडिया के लिए क्या कहलाएंगे आप? उत्प्रवासी, क्योंकि यहाँ सब चले गए हैं और गए कहाँ पर हैं? आपका आगमन कहाँ पर हुआ है? अमेरिका में, तो अमेरिका के लिए कहलाएंगे आप अप्रवासी। ठीक है, सिंपल सा है। चलिए अब देखते हैं कि प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं। देखिए बच्चों, मेनली लोग
एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, तो उसके पीछे मेनली दो ही कारण होता है, या तो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना, या दो ही कारण होगा, या तो पुल फैक्टर होगा या तो पुश फैक्टर होगा। तो वही दो कारक है आपके, है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। अब देखिए प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है, ठीक है, जैसे कि आप कहीं पर रह रहे हैं, ठीक है, और किसी कारणवश वहाँ पर कुछ समस्या आ गया, ठीक है, आप वहाँ से जाना तो नहीं चाहते थे पर मजबूर होकर आपको वहाँ से जाना पड़ा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, इसको हम बोलेंगे, हम लोग पुश फैक्टर बोलेंगे, यानी कि प्रतिकर्ष कारक बोलेंगे, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, आप यहाँ से प्रवास नहीं करना चाहते थे, पर आपको मजबूरी में प्रवास करना पड़ गया, ठीक है। कारण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, मतलब कि क्या हो, कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका बेरोजगारी हो गया, ठीक है, आप जिस स्थान पर रह रहे हैं वहाँ पर क्या है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो आप नौकरी के लिए क्या करिएगा, किसी नए स्थान पर जाइएगा, ठीक है। और रहन सहन की अगर दशा यहाँ कम है, निम्न दशाएं हैं, या राजनीतिक उपद्रव यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, शांति नहीं है, सुरक्षा है ना, हमारी सुरक्षा खतरे में है, ठीक है, तो इस कारण से हम क्या करेंगे, प्रवास कर जाएंगे। ओके, तो समझ में आ गया प्रतिकर्ष कारक, ठीक है। प्रतिकर्ष कारक मतलब क्या होता है आपका, पुश फैक्टर, मतलब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नहीं, मजबूर होकर यहाँ से प्रवास करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या होता है, उद्गम स्थान जो है वो कम आकर्षित होता है, ठीक है। अब आते हैं अपकर्ष कारक में। अब देखिए अपकर्ष कारक क्या है, ये आपका पुल फैक्टर है, ठीक है। अपकर्ष कारक मतलब क्या होता है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए आकर्षित होकर, मजबूर होकर नहीं, अपनी मर्जी से गए आकर्षित होकर, ठीक है, वो जगह जो है आपको अट्रैक्ट किया, जिस कारण से आप वहाँ पर चले गए, ठीक है। जैसे कि आपको लगा कि वो जगह जो है जीवन में दंपति की सुरक्षा वहाँ पर अच्छी होगी, तो आप वहाँ पर चले गए, ठीक है। या आपने देखा कि वहाँ की जलवायु बहुत अच्छी है तो वहाँ चले गए, या आपने देखा कि वहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा है, वहाँ का जो दृश्य है वो भी बहुत अच्छा है, तो आप वहाँ चले गए, ठीक है। जैसे आप हिमाचल प्रदेश में जाकर बस गए कि वहाँ का दृश्य अच्छा, उत्तराखंड चले गए, ठीक है, वहाँ रहन सहन की अच्छी दशाएं हैं तो वहाँ चले गए। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप उस जगह को से अट्रैक्ट होकर वहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अपकर्ष कारक होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि प्रवास क्या है, ठीक है, प्रवास के कौन कौन से प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, अपकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, अप्रवास, उत्प्रवास भी क्लियर हो गया, ठीक है, उद्गम स्थान, गंतव्य स्थान भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखिए अब उस चीज़ को हम डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि प्रवासन के प्रकार क्या क्या हैं, ठीक है, प्रवास के प्रकार क्या क्या हैं। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग देश पक्ष के आधार पर प्रवास के प्रकार को, ठीक है। तो देश पक्ष के आधार पर हमारा पहला प्रकार है अंतर महाद्वीपीय प्रवासन, ठीक है। पहला प्रवास कौन सा है, अंतर महाद्वीपीय प्रवासन। देखिए नाम से ही पता चल रहा है अंतर महाद्वीपीय, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर जाते हैं तो उसे अंतर महाद्वीपीय प्रवासन कहते हैं ना। अंतर महाद्वीपीय मतलब कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एशिया महाद्वीप से अमेरिका महाद्वीप, या एशिया महाद्वीप से अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। आप पर क्या करें, कॉन्टिनेंट वाइज पलायन कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट वाइज माइग्रेट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम लोग अंतर महाद्वीपीय प्रवासन, ठीक है। देख सकते हैं क्या है कि वर्तमान में भारत तथा अन्य विकासशील देशों से अच्छे रोजगार तथा जीवन स्तर के कारण बड़े संख्या में लोग पश्चिम के विकसित देशों की ओर प्रवासन करते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि इसे भारत से बहुत सारे लोग जो है अमेरिका जाते हैं, या पंजाब साइड से देखिएगा आपको कनाडा में जाके बसते हैं, वेस्टर्न कंट्री में जाके लोग क्या करते हैं, बस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के अच्छे साधन होते हैं, वहाँ का जीवन स्तर अच्छा होता है, ठीक है। तो इस कारण से लोग क्या करते हैं, वहाँ पर प्रवास करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अंतर महाद्वीपीय प्रवासन कहलाएगा, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। देखिए अब ये क्या है कि आप एक महाद्वीप के अंदर ही हैं, अब एक महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं, ठीक है, तो यदि आप उस महाद्वीप के, है ना, एक देश से डिफरेंट कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है, प्रवास कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। जैसे आप इंडिया से सपोज दैट चले गए यहाँ पे चाइना चले गए, ठीक है, या इंडिया से पाकिस्तान चले गए, ठीक है, या इंडिया से श्रीलंका चले गए, या वहाँ से कुछ लोग यहाँ पर आ गए, तो वो क्या कहलाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कहलाएगा, ठीक है। तो
तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ही महाद्वीप के दो विभिन्न देशों के बीच होने वाली जनसंख्या के स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन कहते हैं। ठीक है, अंतर महाद्वीपीय में क्या था, महाद्वीप टू महाद्वीप। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में क्या होगा, महाद्वीप के अंदर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ठीक है, जैसे कि 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप लाखों की संख्या में हिंदू तथा सिख पाकिस्तान तथा बांग्लादेश से भारत आए और मुसलमान भारत से इन देशों की ओर प्रवास कर गए। ठीक है, अभी देख रहे हैं कि अभी एक समय में आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन बहुत जोरों पे है। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा अंतर प्रांतीय प्रवासन। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे साइज को रिड्यूस कर रहे हैं ना। पहले कॉन्टिनेंट में थे, अब एक कॉन्टिनेंट के अंदर आ गए। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट के अंदर अब क्या कीजिए कि एक कंट्री के अंदर आइए। ठीक है, एक कंट्री के अंदर अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करते हैं, जैसे भारत में आप हैं। ठीक है, तो भारत में यदि आप बिहार से प्रवास करते हैं पंजाब की ओर, या पंजाब से प्रवास हो रहा है बिहार की ओर, ठीक है, तो ये कहलाएगा अंतर प्रांतीय प्रवासन। ठीक है, लोगों के एक राज्य से दूसरे राज्यों की ओर प्रवास को अंतर प्रांतीय प्रवासन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अंतर महाद्वीपीय मतलब कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन में क्या था, महाद्वीप के अंदर ही, एक महाद्वीप के अंदर है ना, एक देश से दूसरे देश में। तीसरा हमने क्या पढ़ा, अंतर प्रांतीय में एक देश के अंदर राज्य टू राज्य। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है आपका, 1960 के दशक में पंजाब हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के कारण बड़ी संख्या में लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार से प्रवास करके पंजाब में बस गए थे। है ना, कि जब हरित क्रांति हुआ था, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर को लेकर, रोजगार को लेकर क्या करते हैं, बिहार से पंजाब की ओर पलायन कर जाते हैं। बहुत सारे मजदूर जो हैं और वहीं पर जाके बस जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका अंतर प्रांतीय प्रवासन था। उसके बाद नेक्स्ट प्रवासन है आपका स्थानीय प्रवासन। अब देखिए सिंपल है, अब थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं। स्टेट में थे ना, अब स्टेट के अंदर आते हैं और। ठीक है, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र की ओर प्रवासन करते हैं, गांव से नगर की ओर आते हैं। ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम लोग स्थानीय प्रवासन बोलेंगे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर प्रवासन की प्रवृत्ति विकासशील देशों में अधिक पाई जाती है ना। देखते होंगे कि यहाँ पर क्या होता, ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोग गाँव से लोग पटना आते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्थानीय प्रवासन ही है। ठीक है, और यह तो आपको मिलेगा कहाँ पर, विकासशील देशों में, क्योंकि विकासशील देशों में गांव की संख्या ज़्यादा होती है ना। ठीक है, अब देखिए गांव में रोजगार के अवसर, अब ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग गांव से नगर की ओर पलायन करते हैं, तो कारण क्या है, सिंपल सी कारण देखिए, गांव में क्या होते हैं, गांव में रोजगार के अवसर बहुत सीमित होते हैं, और शहर नगर में देखिएगा कि आप रोजगार के अवसर थोड़े अधिक होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जितने भी नवयुवक जो हैं गाँव से शहर की ओर क्या करते हैं, पलायन करते हैं। ठीक है, और जीवन स्तर जो है नगरों में आपका आधुनिक होता है ना, यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं होती हैं। ठीक है, हर कुछ होता है, मॉल होता है, सिनेमा होता है, बहुत सारा कुछ होता है यहाँ पर। तो इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी लोग क्या करते हैं, गांव से नगर की ओर पलायन करते हैं। ठीक है, शिक्षा को लेकर भी लोग क्या करते हैं, गांव से नगर की ओर पलायन करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और प्रवासन होता है ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र की ओर, गाँव से गाँव। ठीक है, अभी क्या देखें हमने, एक गाँव से एक नगर की ओर, अब क्या होगा प्रवासन, गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव। ठीक है, आप एक गांव में थे, दूसरे गांव में चले गए। ठीक है, जब लोग एक गांव से दूसरे गांव की ओर प्रवासन करते हैं तो इसे ग्रामीण प्रवासन कहते हैं। अब ये प्रवासन क्यों होगा, इस प्रकार का प्रवासन जो मुख्यतः कृषि प्रधान देशों में ही होगा। जैसे यहाँ पर आप मान लो खेती कर रहे थे, वहाँ की भूमि खराब हो गई, ठीक है, बंजर हो गई, तो आप क्या करेंगे, कृषि के लिए दूसरे गाँव में चले जाएंगे, वहाँ पर जाके खेती बाड़ी करेंगे। ठीक है, और ये प्रवास कहाँ पर होगा, प्रायः घनी जनसंख्या वाले में होगा। ठीक है, अब है ना, घनी जनसंख्या मतलब क्या, कि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि कम ही एरिया में वहाँ ज़्यादा लोग रह रहे हैं। अब सोचिए कम एरिया में अगर ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो क्या होगा, जो छोटा सा खेत होगा उस पर तो लोड बढ़ जाएगा ना, है ना। 1 हेक्टेयर मान लो ज़मीन है, उसमें उसको यूज करने वाले कम से कम हज़ारों लोग हैं उपयोग करने वाले, तो फिर सबका पूर्ति नहीं हो पाएगा, तो क्या करेंगे फिर हम लोग, के फिर क्या करेंगे, बहुत सारे लोग पलायन कर जाएंगे एक गांव से दूसरे गांव में। ठीक है, वहाँ पर जाके खेती करेंगे। ठीक है,
तो यह प्रवास प्रायः घनी जनसंख्या वाले उन देशों से होता है जहां कृषि उत्पादन प्रति व्यक्ति कम है। इस प्रवास की दिशा दिशा विरल जनसंख्या की ओर है, जो नए विकास कार्यों विशेष रूप से कृषि खनन कार्यों को दुर्गति कामों में लगे होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रवासन फिर आपका है नगर से ग्रामीण क्षेत्र की ओर। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो नगर से ग्रामीण की ओर जाते हैं, है ना। क्यों, देखिए नगर में क्या है कि आपका भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन यहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, शांति नाम की चीज़ नहीं है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, महंगा जीवन है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कारण से भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नगर से गांव की ओर प्रवास कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं नगर से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवासन। ठीक है, उसके बाद है आपका फिर नगर से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासन, नगर से नगर में। ठीक है, देखिए इस प्रकार का प्रवासन उच्च नगरीय विकास वाले देशों में होता है। इसके अतिरिक्त विकासशील देशों के उच्च वर्ग के लोगों में प्रवृत्ति पाई जाती है। यह प्रवासन मुख्यतः आर्थिक कारणों से होता है। ठीक है, नगर से नगर ही प्रवासन कर रहे हैं। जैसे आपका मान लो वहाँ बिजनेस है, ठीक है, तो आप अपना बिजनेस कहीं दूर सेटअप किए हो उस नगर में, तो आप इस नगर से उस नगर में क्या कर रहे हो, प्रवास करोगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका नगर से नगर के क्षेत्र में प्रवासन होगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, फिर देखिए एक और प्रवासन क्या उनसे आपका है सोपानी अथवा सीरी प्रवासन। देखिए ये क्या होता है, गांव से छोटे नगर अथवा बाद में छोटे नगर से बड़े नगर, है ना। कि पहले क्या किए हम लोग, गांव से छोटे नगर में आए, फिर छोटे नगर से के बाद में फिर बड़े नगर की ओर, है ना। मतलब कि स्टेप बाय स्टेप अगर प्रवासन कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे हम लोग सोपानी अथवा सीरी प्रवासन। ठीक है, पहले गांव से छोटे नगर में, फिर छोटे नगर से बड़े नगर में, है ना। स्टेप बाय स्टेप अगर प्रवासन कर रहे हैं तो इसे बोलेंगे हम लोग सोपानी अथवा सीरी प्रवासन। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है आपका कालपक्ष प्रवासन, टाइम के बेसिस पे। तो टाइम के बेसिस पे हमारा पहला टाइप है दीर्घकालीन प्रवासन। दीर्घकालीन प्रवास का मतलब क्या होता है, बहुत लंबे समय तक हम प्रवास किए हैं, बहुत लंबे समय तक। ठीक है, जो प्रवासन क्या होगा, लंबे काल के अंतर से होता है। ठीक है, जैसे देखिए खिलजी वंश तथा मुगल वंश का प्रवासन लंबे काल के अंतर से हुआ है ना। खिलजी वंश यहाँ वहाँ से, मुगल वंश यहाँ पर इंडिया में आया, बहुत लंबे समय तक यहाँ रहा। ठीक है, तो ये आपका दीर्घकालीन प्रवासन होगा। आप भी यहाँ से कहीं जाइएगा, अमेरिका जाइएगा, वहीं जाकर बस जाइएगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, दीर्घकालीन प्रवासन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भी आपका है सामयिक या मौसमी प्रवासन, मतलब कि मौसम के बेसिस पे, है ना, प्रवासन अगर करते हैं। देखिए ये क्या होता है ना, जैसे कि बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, पहले इसमें क्या होता था या अभी भी होता है आपका पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, कि जैसे कि कहीं पर गर्मी, अभी के मौसम है ना, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, ठीक ठीक है, तो गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम के समय में लोग क्या करते हैं कि ठंडी के इलाके में चले जाएंगे। ठीक है, ठंड का मौसम होगा तो लोग इस इलाके में चलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का भी होता है आपका। ठीक है, या देखिए जो उदाहरण दिया हुआ आपका टुहरा के स्केमली ग्रीष्मकाल में अटलांटिक महासागर के बर्फीले भाग में सिल्क वॉल रस आदि जलीय जंतुओं का शिकार करने चले जाते हैं, और शीत ऋतु में दक्षिण वनों के कम ठंडे इलाकों की ओर बारहसिंगा आदि जानवरों का शिकार करके उन्हें पालने के लिए ले जाते हैं, है ना। तो यहाँ भी क्या हो रहे हैं लोग, मौसम के अनुसार जो है क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये प्रवासन जो आपके एक निश्चित समय अवधि के अनुसार होगा, है ना, मौसम के अनुसार होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मौसम वहाँ पर कहीं पर देखते होंगे या यहीं पर देखिए लद्दाख वाला एरिया में देखिएगा कि जब वहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ने लगती है, ठीक है, तो लोग वहाँ से प्रवास कर लेते हैं। लेकिन जब भाई आपका मार्च अप्रैल का महीना रहेगा तो वहाँ पर आपका देखिएगा कि लोग वहाँ पर घूमने जाते हैं। ठीक है, टूरिस्ट प्लेस वहाँ पर आपका है, तो वहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी लगती हैं। ठीक है, और जब ठंड अधिक बढ़ जाती है तो फिर लोग क्या करते हैं, प्रवास कर लेते हैं। तो वहाँ भी आपका कैसा प्रवासन है, मौसमी प्रवासन है। ठीक है, मौसम के अनुसार वहाँ प्रवासन हुआ। उसके बाद भी प्रवासन है आपका दैनिक प्रवासन। देखिए दैनिक प्रवासन क्या है, मतलब कि आप लगभग रोज़ाना एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। ठीक है, ये सपोज दैट आप दानापुर में रहते हैं, ठीक है, और पटना में आपका जॉब है, तो डेली आप दानापुर से पटना ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका दैनिक प्रवासन होगा। ठीक है, देखिए आइए, बड़ी संख्या में लोग गांव तथा छोटे नगरों की ओर प्रतिदिन जाते हैं और आजीविका कमाते हैं। ये लोग दिन भर के काम समाप्त करने के बाद मूल निवास स्थल की ओर शाम को लौट जाते हैं। ठीक है, अब डेली आप गांव से नगर की ओर आ रहे हैं और नगर से दोबारा फिर गांव की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका दैनिक प्रवासन कहलाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं कि प्रवासन के ये कुछ कारक किस कारणों से हो रहा है। ठीक है, कारक को हम लोग डिटेल्स देखते हैं। ठीक है,
सबसे पहला कारक है हमारा भौतिक कारक। ठीक है, देखिए भौतिक कारक बताए थे जो नेचुरल संबंधित होगा आपका। देखिए भौतिक कारकों में जलवायु का सबसे अधिक महत्व है ना। ऐतिहासिक काल में मध्य एशिया के जलवायु अधिक शुष्क हो जाने से लोग चीन, भारत तथा यूरोप की ओर प्रवास करते हैं। जलवायु के अतिरिक्त प्रवासन को प्रभावित करने वाले अन्य भौतिक कारकों में सूखा, बाढ़, नदी मार्गों में परिवर्तन, भूकंप, ज्वालामुखी में उद्गार, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, समुद्री तटों का ऊपर उठना तथा नीचे धंसना इत्यादि है। ठीक है, देखिए भौतिक कारणों में बहुत सारे कारक हैं जिससे कारण क्या होगा, आपका प्रवासन होगा। एक तो आपका मौसम हो गया जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। मौसम के कारण भी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, प्रवासन करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ ना आपका कि यहीं पर अगर कहीं पर अगर अधिक शुष्क है ना, मतलब कि मौसम अधिक, जलवायु जो है अधिक अगर शुष्क हो गई तो उस कारण में, उस केस में लोग क्या करते हैं, चीन, भारत तथा यूरोप के प्रवास करते हैं। ठीक है, या देखिए कहीं पर आपका सूखा पड़ गया, ठीक है, तो उस केस में लोग फिर क्या करेंगे, दूसरे जगह प्रवास कर जाते हैं। या कहीं पर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, या कहीं पर सुनामी आ गया, या कोई भी किसी भी तरह का प्राकृतिक आपदा आ गई, ठीक है, तो उस कारण से भी लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। ठीक है, तो ये आपका भौतिक कारक में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आर्थिक कारक। देखिए आर्थिक कारक में क्या होता है, किसी देश के आर्थिक दशा प्रवासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रवासन की मात्रा एवं दिशा को निर्धारित करने में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है ना। देखिए देखते होंगे आपकी इकोनॉमी के बेसिस पे भाई प्रवासन बहुत ज़्यादा होता है। सिंपली देख लीजिए, रोजगार ले लीजिए। ठीक है, हम लोग रोजगार किस लिए करते हैं, इकोनॉमिक जनरेट करने के लिए ही, है ना। देखिए आर्थिक कारक में क्या क्या आपका है, जैसे कि जनसंख्या संघनता और जीवन निर्वाह के लिए साधनों की कमी, है ना। अगर जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पर जीवन निर्वाह नहीं हो पा रहा है, वहाँ आपको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो उस कारण से आप क्या करेंगे, उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे, वहाँ पर रोजगार के अवसर ढूंढेंगे ताकि आपका जीवन जो है निर्वाह हो सके। ठीक है, या कृषि योग्य भूमि की तलाश में आप क्या करेंगे, प्रवास कर सकते हैं। या देखेंगे जहाँ पर भूमि उपजाऊ हो, ठीक है, वहाँ प्रवास कर सकते हैं। कहीं पर अगर सिंचाई की सुविधा कहीं पर उपलब्ध हो, या कहीं पर खनिज संपदा हो, कहीं पर आपका औद्योगिक विकास का क्षेत्र, औद्योगिक केंद्र क्षेत्र हो, क्योंकि जहाँ पर उद्योग धंधे होंगे वहाँ पर भी आपको रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। ठीक है, या जहाँ पर आपको यातायात व्यापार की सुविधा हो, क्योंकि जहाँ पर यातायात व्यापार सुविधा होगा वहाँ भी आपके रोजगार के अच्छे अवसर मौजूद हैं। ठीक है, तो इस कारण से लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण के रूप से देखा जाए तो। ठीक है, और भी कई कारण हैं जैसे कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। ठीक है, अब देखिए सामाजिक कारण में कैसे आएगा, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है आपका स्त्रियाँ। ठीक है, विवाह के बाद क्या होती है, स्त्रियाँ जो है अपने पिता के घर को छोड़ के अपने पति के घर चले जाती है, तो ये भी एक तरह का प्रवासी हैं। ठीक है, अब ये एक तरह का सामाजिक प्रवास है क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार हो रहा है, सामाजिक रीति रिवाज के कारणों एक सामाजिक रीति रिवाज के कारणों के कारण ये हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है कि विवाह के बाद जो है स्त्रियाँ जो हैं अपने पिता को घर छोड़ के पति के घर चली गई, तो ये भी एक तरह का क्या हुआ, प्रवास हुआ। ठीक है, और भी कई धार्मिक कारणों से भी होता है प्रवास। ठीक है, जैसे कि कहीं पर आपका धार्मिक केंद्र, जैसे कि आपका काशी हो गया, मथुरा हो गया, ठीक है, तो या मक्का मदीना हो गया, तो वहाँ पर अगर प्रवास कर रहे हैं आपको, ठीक है, धार्मिक आस्था के लिए, तो वो आपका धार्मिक प्रवासन हो गया। ठीक है, तो प्रवास आपका चैप्टर जो है, प्रवास टॉपिक जो है ये आपका आज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग देखेंगे फिर जनसंख्या घनत्व के बारे में देखेंगे और जननांकीय संक्रमण को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनसंख्या का विश्व वितरण किस प्रकार का है, विश्व में जनसंख्या के फिर विश्व वितरण देखेंगे, घनत्व के आधार पर जनसंख्या का विश्व वितरण देखेंगे, है ना, प्रवास को भी देखेंगे। मतलब कि थर्ड, देखिए 2 वीडियो और बनेगा इसके, ठीक है, 2 वीडियो और होंगे, जिसमें एक वीडियो में आपका थ्योरी जो बचा हुआ है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, और जो उसके बाद वाला वीडियो होगा उसमें मैं जितना भी डेटा है, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, वो सारा डेटा मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा उस वीडियो में। ठीक है, और जो भी डेटा देखेंगे हम लोग वो ऑथेंटिक डेटा देखेंगे, जैसे कि यूएनओ की रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, है ना। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और कोई वीडियो में अगर कमी लगे तो उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हम आगे
उस चीज़ को और सुधार कर सकें, ठीक है, और अब बेहतर सुविधा आप लोग को प्रदान कर सकें। ओके, धन्यवाद।